Hi, good morning, dears. Hope all of you are keeping well and good. अपन ने EVS का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है और आपको मैंने बोला था इसका जो एक्सरसाइज आंसर्स वगैरह ढूंढ के रखने के लिए आप लोग सब किया होगा. सो नाउ लेट्स चेक. The first question is features or attributes passed down from generation to generation in the family is called. मालूम है ना आपको, अपने एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक जो अपना जो हैबिट है, फिजिकल फीचर्स वगैरह जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक या हेरिडिटरी. क्या बोलते हैं? जेनेटिक, GENTIC. क्या बोलते हैं? जेनेटिक या हेरिडिटरी. HEREDITARY, हेरिडिटरी. स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है. फीचर्स, अब ना पूजा और नेहा का जो बात चल रहा था उसमें बोला था ना, किसी का शेप है, किसी का राइटिंग स्किल है, ये सब किसी का कलर है, किसी ग्रैंडफादर से मिलते हैं, किसी को ना ग्रैंडमदर से मिलते हैं, किसी को पापा से मिलते हैं, किसी को मम्मी से मिलते हैं ना. इस तरह का जो फीचर्स को अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक या हेरिडिटरी कहते हैं. ठीक है, क्लियर. हाथों हाथ आंसर सब लर्न करके जाना, लिखे लर्न करके जाने, सब सिंपल है. डेली के डेली अगर अपन काम करेगा ना तो ईजी रहेगा, राइट. सेकंड वन, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया हुआ दो साइंटिस्ट का नाम. दोनों का नाम अपन ने लर्न किया था ना. क्या था नाम? एक तो थे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और दूसरा ग्रिगर जोहान मेंडल, राइट. ये दोनों नाम लिखना है. ग्रिगर जोहान मेंडल. इनका नाम और स्पेलिंग साथ में पढ़ के जाना, ठीक है. और दूसरा कौन है? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. ओके, राइट. अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है. थर्ड वन, हेरिडिटरी सिम्टम्स फीचर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम. अपन को ये हेरिडिटरी सिम्टम्स या हेरिडिटरी फीचर्स किन किन से मिलते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, या इन सभी से मिलते हैं? आंसर क्या है? इन सभी से मिलते हैं, राइट. तो आंसर कौन सा टिक करेंगे? दिस वन. ऑल हेरिडिटरी सिम्टम्स या फीचर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम ऑल फैमिली मेंबर्स. एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, किसी से भी अपन को ये मिलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? What relationship do you have with your mother's sister? आपका मम्मी के जो बहन है उन और आपसे क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन हो सकते हैं? ऑन्ट. ऑन्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं ना.
इंग्लिश में अपन ऑन्ट कहते हैं, हिंदी में मोसी। जब अपन आंसर लिखते हैं इंग्लिश लिखना है ठीक रहते हैं, क्योंकि अपन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इसलिए। ओके, व्हाट रिलेशन डू यू हैव विथ यूर मोसी, ठीक है। ऑन्ट और आप कौन होगा उनका नेव्यू या नीस। लड़का है तो नेव्यू, लड़की है तो नीस, ठीक है। वो आपके लिए ऑन्ट होगा और आप उनके लिए नेव्यू या नीस होगा। राइट, आए समझ में। भतीजा या भतीजी, भांजा या भांजी, ठीक है ना। इस रिलेशन है आपका मम्मी के सिस्टर से और आपके बीच में। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। ये तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका है और ओपन बाद में करेंगे, ठीक है। रिलेशंस आर प्रीशियस, अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, ठीक है। योर रिलेशनशिप विथ योर मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड, इज दैट ऑफ, आपका और आपका मम्मी का भाई के बीच में जो रिलेशन है, इसमें नेव्यू दे रखा है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर दे रखा है, सन डॉटर दे रखा है, नन ऑफ दिस दे रखा है, ठीक है ना। तो इधर क्या आएगा, नेव्यू। आप उनके लिए क्या लगते हैं, नेव्यू या नीस। इसमें सिर्फ नेव्यू दे रखा है, NEPHW, नेफ्यू लिख रखा है, लेकिन अपन जो बोलते समय नेव्यू बोलते हैं, ठीक है। नेव्यू या नीस, लड़का है तो नेव्यू और लड़की है तो नीस। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन, फादर ऑफ योर फादर इज योर, अपने पापा के पापा अपने लिए क्या लगते हैं, अंकल लगते हैं, ग्रैंड मदर लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं, मैटरनल अंकल लगते हैं। क्या लगते हैं, मम्मी के सॉरी पापा के पापा क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, सी, है ना। अगर अपना आंसर लिख भी लेते हैं, इसमें क्या है ए, इसमें क्या है सी। राइट, अब आगे देखते हैं क्या है। योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, अपने पापा के भाई, क्या रिलेशन है, चाचा, चाचा जी बोलते हैं ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। इसमें देखो दो अंकल है, एक पैटर्नल है और एक मैटर्नल है। तो पापा का ब्रदर है तो पैटर्नल अंकल आते हैं और मम्मी के ब्रदर है तो मैटर्नल अंकल आते हैं। तो इधर अपन को सवाल क्या है, योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर, पापा के भाई से क्या रिलेशन है, पैटर्नल अंकल। ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट वन, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय, अपने लर्न कर दिया ना पहले, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को संभालने के लिए सिर्फ कौन है, अपना पेरेंट्स है। राइट, न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंटल ग्रैंडफादर हो या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो या अंकल आंट वगैरह साथ में रहने का जरूरी नहीं है। सो अपना केयर करने वाला सिर्फ अपना पेरेंट्स है, ठीक है। सो द आंसर इज ए। हाथों हाथ वीडियो देखते देखते किताब पास में रखे, उसमें लिखते जाना, ठीक है, टिक करते जाना। एनलिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली का बनने का मेजर रीजन क्या क्या है। क्योंकि पुराने ज़माने में सभी जॉइंट फैमिली था, उनमें से अभी नए ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली बनने लग गया, और ये न्यूक्लियर फैमिली बनने का रीजंस क्या क्या है। राइट, वो क्वेश्चन आपको मैं अभी लास्ट में देता हूँ। पहले अपन MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे, उसके बाद अपन ये बड़ा वाला आंसर दोनों आपको देंगे।
ये जो छोटे MCQs वगैरह हाथों हाथ टिक करके और नोटबुक में उतार के जाना, ठीक है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी। अपन जब लेसन पढ़ते समय इनके बारे में अपन पढ़ाई किया था, है ना। जेनेटिक्स स्टडी के बारे में जो नोबेल प्राइज मिला है वो कौन है? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। आंसर इज बी, राइट। ओके, अपना MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कंप्लीट हो गया। अब अपन जो 2 क्वेश्चन आंसर लिखना बाकी है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट वन क्या था? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नीचे दे रखा है और मैं आपको ये PDF भी बना के दे दूंगा, लेकिन इसमें से अगर नोट करके लिख सकते तो आप लिख देना, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड भी 5 है और दूसरा इसमें है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। एक न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है? अपन लेसन अच्छी तरह समझाया था मैंने लेसन पढ़ते समय, राइट। तो आप अभी बिना देखे बता सकते हैं ना। इन ए जॉइंट फैमिली all family members such as grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt and all the children living together and cooperate with each other for taking care of the children। आए समझ में? In a joint family all family members such as grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt and all children live together and cooperate with each other। आपस में मदद करते रहते हैं अपने बच्चों को संभालने में, आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स ही है अपने बच्चों को संभालने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। आया समझ में? इजी है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? दिस वन, एनलिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली बनने का रीजन क्या क्या है? ये भी मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह, फिर भी मैं इधर आपके लिए आंसर लिख रखा है, ठीक है। क्या है? दिस वन, एनलिस्ट क्वेश्चन भी लिखा है मैंने दोनों में। एनलिस्ट द मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। इन सर्च ऑफ जॉब और हायर एजुकेशन फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज। हायर एजुकेशन के वजह से या जॉब ढूंढने के वजह से लोग गांव से सिटी में जाने लगे। इन सिटीज हाउसेस आर स्मॉल एंड ओनली फ्यू पीपल कैन लिव। सिटी में क्या है? बहुत कॉस्टली भी होते हैं और हाउसेस, बड़े हाउसेस अपन ले नहीं सकते, जिसको स्मॉल हाउसेस लेते हैं और उसमें कुछ ही लोग रह सकते, ज़्यादा लोग रह नहीं सकते। दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली बनने का मेजर रीजन यही है, ठीक है। मोरओवर मीन्स इसके अलावा क्या है? चेंजेस इन द हैबिट, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा कॉज्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। इसके अलावा लोगों को जो हैबिट, एटीट्यूड, बिहेवियर, एक ही परिवार में सबका बिहेवियर एक जैसे होना जरूरी नहीं है, सबका हैबिट, आदत एक जैसे होना जरूरी नहीं है, सबका फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसे होना जरूरी नहीं है। इसलिए ये सब रीज़न न्यूक्लियर फैमिली बनने सब, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से रहने लग गया तो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गया, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है अपना किताब में आपको दे रखा है, इन दोनों नोटबुक में, ये दोनों नहीं, पूरा का पूरा जो MCQs वगैरह सब नोटबुक में उतार के मेरे को दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा किताब के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखा है, कुछ अदर क्वेश्चन करके मैंने लिखा है, ये भी लर्न करना जरूरी है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम है तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं अपन को पता नहीं चलते, क्योंकि किताब में से क्वेश्चन आते हैं। हर लेसन अपन पढ़ते हैं ना, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए,
और ऑल लिविंग बींग्स लाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के अलावा सभी लिविंग बींग्स एक जैसे है क्या? नो, अपन को लगते हैं लेकिन नो, ऑल लिविंग बींग्स आर नॉट अलाइक, सभी लिविंग बींग्स एक जैसे नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डस ए काउ रिकॉग्नाइज हर काफ? एक काउ, गाय अपने बच्चे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? अगर दूसरा बछड़ा के साथ खड़े रहे तो अपने बच्चे को कैसे पहचानते हैं? ए काउ रिकॉग्नाइजेस हर काफ बाय साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा। ठीक है ना, जो जानवरों को ऐसे एक खासियत है वो सबका स्मेल से पहचानते हैं। ठीक है ना, स्मेल से और साउंड से, अपन जैसे बात करते हैं अपना साउंड से पहचानते हो, तो जानवर का भी ये होगा कि अपना साउंड से अपने बच्चों को पहचान सके या टच करने से पहचान सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डस योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड? अगर आप एक क्राउड में खड़े हैं तो आपको मम्मी आपको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? आपका फिजिकल फीचर्स देख के ही पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, उस बीच में अगर आपको ढूंढना है तो आपको फिजिकल फीचर्स से पहचान सकेंगे, क्योंकि आवाज़ वहाँ तो पहुँचते नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आवाज़ से पहचान ले, सबका आवाज़ मिलकर आते हैं। तो आपका फिजिकल फीचर से अपने मम्मी अपन को पहचानते हैं। माई मदर रिकॉग्नाइज मी इन ए क्राउड विद माई फिजिकल फीचर्स। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में नहीं दे रखा है लेकिन किताब के अंदर दे रखा है, इसलिए ये भी आप लर्न करना। सिंपल सा है, ज़्यादा हैवी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब लर्न करके रखना, सब नोटबुक में उतार के मुझे दिखाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।